हेलो दोस्तों, प्री क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर 10 के बारे में पढ़ेंगे, जो है क्षेत्रमिति। ठीक है, तो क्षेत्रमिति के प्रश्नावली देखने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ आकृतियों के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्षेत्रमिति किसे कहते हैं। क्षेत्रमिति किसे कहते हैं? क्षेत्रमिति को हम अंग्रेजी में मेंसुरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रमिति जो है गणित का वह खंड है जिसमें हम आकृति या आकारों के क्षेत्रफल या क्षेत्र और परिसीमा को ही परिमाप की गणना करते हैं, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको ये आकृति दिया हुआ है। ठीक है, एक आकृति दी हुई है। अब हमको इसको कह रहा है कि ये आकृति दी हुई है, इसका क्षेत्र और परिसीमा की हम गणना करेंगे, वही हमारा क्षेत्रमिति हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्र कौन हो जाएगा, तो आकृति के अंदर वाले भाग जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं। आकृति के अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोला जाएगा। और जो ये बाउंड्री लाइन खींची हुई है, ये सीमा जो बनाया गया है इस आकृति का, ये क्या होगा? इसी को हम लोग परिसीमा बोलते हैं, परिसीमा या परिमाप बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस आकृति को देखिए तो समझते हैं। इसके अंदर वाली आकृति का क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा ये क्षेत्र हो जाएगा, और ये जो बाहर वाली लाइन खींची हुई है ये क्या है? परिमाप या परिसीमा है। ठीक है, अब देखिए दूसरी आकृति को देखें, ये क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के जो ये अंदर की क्षेत्र होंगे, ये क्या होगा? क्षेत्र होगा या क्षेत्रफल होगा? क्षेत्र या क्षेत्रफल होंगे। और जो ये समकोण की जो साइड है, भुजा है, ये क्या हो जाएगा? ये परिमाप हो जाएगा। ठीक है, इस आकृति में भी देख लीजिए, ये आकृति कैसी है? आयत की जैसी है। तो ये आयत की जो ये रेखा है, ये क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। और परिमाप के अंदर वाले जो ये क्षेत्र है, ये क्या हो जाएंगे? क्षेत्रफल हो जाएंगे। ठीक है, अब इस आकृति में देखिए, ये भी आकृति कैसी लग रही है? एक वर्ग की जैसी है। ठीक है, तो अंदर वाले क्षेत्र क्या हो जाते हैं? अंदर वाले ये जो क्षेत्र हुए वो क्या हो जाएंगे? क्षेत्रफल हो जाएंगे। और ये जो बाउंड्री की जो रेखा है वो क्या है? परिमाप हो जाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण आकृति को देखेंगे और इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था ज्यामितीय में कि आकृति जो होती है कि त्रिभुजाकार होती है, चतुर्भुज होती है, बहुभुज होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं तो त्रिभुज पहला हम आकृति लेते हैं, ये ABC। अब इस आकृति को देखते हैं तो ये क्या है? तीन भुजा से घिरी हुई है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आ रहा है भुजा। भुजा किसको कहते हैं? तो ये जो लाइन है ये क्या है? एक भुजा है, भुजा AB। अब ये BC क्या है? भुजा है BC। और ये लाइन क्या है? तो AC क्या है? भुजा है। तो ABBCCA क्या है? त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज में कुछ कोण भी बनते हैं, क्योंकि मैंने पिछले अध्याय में सीखा है कि दो रेखाओं के मिलने से जो झुकाव बनता है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रेखा और ये रेखाखंड मिलकर क्या है? मिल रही है आपस में, तो क्या एक झुकाव बन रहा है, इसे क्या कहते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था उस अध्याय में कि कोण को होता है कि कोण लिखने के लिए जो कोण लिखना है उसे हम बीच में लिखते हैं। मान लीजिए हमको कोण A लिखना है तो क्या लिखेंगे? कोण AC। या क्या लिख सकते हैं? कोण CAB, ये भी लिख सकते हैं, या कोण A लिख सकते हैं। तो अगर जो कोण लिखना है उसको क्या हम लिखते हैं? बीच में लिखते हैं, या डायरेक्ट हम कोण A लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए कोण A, कोण BCA, कोण B, कोण ABC, ये कोण C या कोण BCA। ठीक है, ये सभी क्या है? त्रिभुज के कोण है। ठीक है, इसके और लिखने के भी तरीके हो सकते हैं। जैसे हमको C कोण लिखना है तो हमने लिखा BCA, तो क्या और भी हो सकता है? क्या कोण ACB, कोण ACB भी हो सकता है। तो जो उस कोण के बारे में पूछेगा उसको हम बीच में लिखेंगे, तो उससे हमारा कोण को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। अब हम त्रिभुज के कुछ जानकारियों में जान लेते हैं कि त्रिभुज के
क्षेत्रफल क्या होते हैं और परिमाप क्या होते हैं। तो हमको इसको समझने के लिए आप देखिए एक और आकृति ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए मैंने एक आकृति ली ABC। अब देखिए त्रिभुज के परिमाप आपको हमको ये निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, भुजा होता है। तो यही जो होता है ये लाइन, यही त्रिभुज के परिमाप को इंडिकेट करता है। ये लाइन त्रिभुज के परिमाप को। अब देखिए हमसे कभी भी परिमाप पूछेगा, परिमाप, तो हम इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो हमको परिमाप मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा परिमाप, AB जोड़ BC जोड़ CA क्या हो गया, त्रिभुज का परिमाप। क्यों, क्योंकि इस तीनों भुजा को जोड़ देने से हमको मिलता है यही आउटर जो बाउंड्री होती है, परिसीमा, वही क्या है, परिमाप है। तो अंदर वाले क्षेत्र को जोड़ देंगे तो हमको परिमाप मिल जाते हैं। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसके अंदर की भाग को क्षेत्रफल बोलते हैं, अंदर के भाग को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि आप जब इसका निकालिएगा तो इसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, जब हम परिमाप को, जो टोटल परिमाप है उसमें 2 से भाग लगा देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि अर्ध का मतलब ही होता है आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का क्या मतलब हो जाएगा, जो परिमाप है वो बटा 2। ठीक है, तो हमको क्या निकल जाएगा, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो इस तरह से अर्ध परिमाप को हम S से डिनोट करते हैं। अर्ध परिमाप को हम S से डिनोट करते हैं, अर्ध परिमाप को S से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप में से ये हमारा क्या है, भुजा की लंबाई। ये हमारा क्या है, भुजा की लंबाई है, भुजा की लंबाई। अब हमारा ये भुजा की लंबाई है, C भी भुजा की लंबाई है, B भी भुजा की लंबाई है, C भी भुजा की लंबाई है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप A जोड़ B जोड़ C बटा 2। अब अर्ध परिमाप को किससे इंडिकेट करते हैं, तो S से। अब देखिए यहाँ क्या है, S क्या है, अर्ध परिमाप है। S में से भुजा को घटा लेंगे, फिर अर्ध परिमाप में से भुजा B को घटा लेंगे, फिर अर्ध परिमाप में से भुजा C को घटा लेंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे। जो हमको आएगा वही त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तभी समकोण है। अब देखिए 90 डिग्री होने से ये जो भुजा हो जाती है ये क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। लंब, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमेशा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको लंब बोलते हैं, इसको P भी बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, अब लंब को P बोलते हैं, क्यों, क्योंकि लंब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो 1/2, 1/2। अब देखिए आधार क्या हो जाएगा, ये भुजा, तो हमारा भुजा मान लीजिए त्रिभुज ये ABC है, तो भुजा BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारा क्या है, AB, तो AB क्या है, लंब है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, आधार गुने लंब। हमारा BC आधार है, AB क्या है, लंब है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/2 गुने आधार गुने लंब। ठीक है, अब हम आगे आकृति देखते हैं। अब हम दूसरा आकृति में वर्ग के बारे में देखते हैं। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, अब वर्ग का डिफिनीशन क्या है उसको भी हम समझते हैं। तो वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान हो। वर्ग क्या है, वह आकृति है, चाहे वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ये कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये भी कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमसे इसमें ये क्या है, भुजा है, तो
वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा, ए बी बी सी सी डी डी ए बी बी सी सी डी डी ये वर्ग की भुजा है। क्या है, जो ये साइड वाले हैं वो क्या है, वर्ग के भुजा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोण क्या हो जाएगा, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो सभी कोण आपस में बराबर होंगे। अब देखते हैं वर्ग के परिमाप। अब देखिए परिमाप में हमने सीखा है कि परिमाप वो होता है जो किसी भी आकृति का जो आउटर साइड होता है, माने बाह्य आवरण जो होते हैं, वही हमारा परिमाप है। अब देखिए यहाँ पर वर्ग का क्या है, यहाँ पे वर्ग का क्या है, अब देखिए ये आकृति और ये क्या है, ये वर्ग का बाहरी है। अब देखिए हम क्या करेंगे परिमाप के लिए, अगर इस ए बी को, बी सी को, सी डी को और डी ए को जोड़ देंगे तो हमको परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, अब हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ डी ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जोड़ दिए। अब हम जान रहे हैं कि चारों भुजा क्या है, बराबर है। तो हम सभी को लिख सकते हैं ए बी जोड़ ए बी जोड़ ए बी जोड़ ए बी। क्यों, क्योंकि सभी बराबर है। या सभी को हम लोग बी सी जोड़ बी सी जोड़ बी सी जोड़ बी सी जोड़ बी सी लिख सकते हैं, या सभी को हम लोग सी डी जोड़ सी डी जोड़ सी डी जोड़ लिख सकते हैं, या डी ए जोड़ डी ए जोड़ डी ए जोड़ डी ए जोड़ भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, 4ab हमको हो गया। ठीक है, अब 4ab हमारा हो गया। तो 4 इंटू ए बी क्या है, भुजा है, ये भी क्या है, भुजा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुने भुजा। ठीक है, अब हम वर्ग का क्षेत्रफल देखते हैं। अब क्षेत्रफल को समझने के लिए देखिए, अब क्या पूछा, वर्ग का क्षेत्र। अब देखिए यहाँ वर्ग का ये भुजा ये भुजा ये भुजा सभी बराबर है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर कर देने से निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी भुजा समान है, तो कोई एक भुजा लेंगे उसको डबल कर देंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है, अंदर का क्षेत्र होता है, अंदर का क्षेत्र। अब सभी भुजा बराबर है, एक भुजा लेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वर्ग का भुजा, अगर मान लीजिए यहाँ से हम सीखते हैं कि यहाँ पर वर्ग का भुजा हमसे पूछे। अब यहाँ देखिए क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो स्क्वायर जब भी इधर आएगा तो क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब स्क्वायर इधर से जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। अब हमको क्या बचा, भुजा बचा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग का भुजा रूट अंडर वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर हमको परिमाप से निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ वर्ग का परिमाप है, यहाँ क्या है, 4 गुना भुजा होता है। तो जब हम भुजा निकालेंगे तो 4 इधर क्या है, गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, बटा 4। वर्ग का भुजा क्या हो सक जाएगा, रूट अंडर क्षेत्रफल या वर्ग का परिमाप बटा 4। ठीक है, अब हम सी को देखते हैं। सी आकृति आयत, सी आकृति आयत। अब देखिए पूछ रहा है, कह रहा है कि आयत क्या होती है। तो हम ये जान ले, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होगी, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तब प्रत्येक कोण कितना होगा, तो प्रत्येक कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछ रहा है आमने सामने की भुजा, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ये इसका सामने कौन है, ये, तो ये क्या है, डी सी या सी डी। ए बी बराबर सी डी या डी सी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, आमने सामने, तो ये भुजा बराबर होगी किसके, बी सी के। तो क्या हो जाएगा, ए डी बराबर होगा बी सी के। ठीक है, तो ए बी
ए बी ए डी बी सी ये सब क्या है, वर्ग के भुजा हैं। ठीक है, अब देखिए कोण डी, कोण ए, कोण बी, कोण सी ये सब क्या है, ये सब आयत के कोण हैं। ठीक है, अब देखिए आयत का परिमाप को समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए आयत का परिमाप कह रहा है। अब देखिए ये आयत का परिमाप, अब इसको हम मान लीजिए ए बी मान लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी जोड़ क्या हो जाएगा, बी सी जोड़ सी डी जोड़ डी ए, यही हमारा परिमाप है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर, क्यों, क्योंकि परिसीमा ही आयत का परिमाप होगा या किसी आकृति का परिमाप होगा, तो परिसीमा क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाप हो गया। अब देखिए आयत में हमने क्या कंडीशन पढ़ा हुआ है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो मैंने अभी आपको बताया कि क्या ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के, तो हम ए बी बराबर क्या है, सी डी है। ठीक है, इसी तरह से बी सी बराबर है क्या, ए डी के। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी जोड़ बी सी जोड़, अब देखिए बी सी ए बी, अब ए बी हो गया, अब सी डी के जगह हम लोग ए बी लिख सकते हैं, सी डी के जगह क्या लिखेंगे, ए बी, क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी बराबर है, तो दोनों हो गया। अब देखिए यहाँ बी सी के जगह हम लोग ए डी लिख सकते हैं या ए डी के जगह बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी। अब देखिए हमारे पास क्या मिला, एक और एक कितना हो गया, दो ए बी जोड़ एक एक क्या हो गया, दो बी सी। ठीक है, अब देखिए दो दोनों में है तो दो को बाहर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ए बी जोड़ बी सी, क्या हो जाएगा, ए बी जोड़ बी सी। अब देखिए यहाँ पे बी सी क्या है, दो गुने ए बी क्या है, ए बी ये है, ए बी ये है, ये क्या है, आयत की लंबाई है, आयत की लंबाई या भुजा बोलिए, आयत की बड़ी भुजा, आयत की लंबाई है, आयत की बड़ी भुजा, ये क्या है, आयत का चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, ये क्या है, आयत की चौड़ाई, ये आयत की अब ए बी के जगह हम लिख सकते हैं आयत की लंबाई या लंबाई, लंबाई जोड़ बी सी क्या है, चौड़ाई है, तो चौड़ाई। इस तरह से हमको क्या मिला, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, दो इंटू दो गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो हमारा इस तरह से परिमाप पता चल गया। अब हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। ठीक है, अब मान लीजिए, ठीक है, अब हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहाँ देखिए आयत, आयत का परिमाप दो गुने लंबाई गुने चौड़ाई, ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल वह क्षेत्र है जो किसी भी आकृति के अंदर हो, तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये जो अंदर वाले भाग हैं यही हमारा क्षेत्रफल होगा, यही जो है कि क्षेत्रफल होगा। अब देखिए क्षेत्रफल के लिए इसके अंदर वाला, तो ये और गुना ये हम कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका आयत का लंबाई, लंबाई गुना क्या कर देंगे, चौड़ाई कर देंगे, चौड़ाई, क्योंकि इसका पूरा एरिया निकालने के लिए इसका लेंथ हमको मालूम है क्या है, एल, इसका लेंथ क्या है, बी, या हम ए बी गुना बी सी कर सकते हैं। ए बी क्या है, लेंथ है आयत का, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए आगे हमसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब आप आयत की लंबाई कैसे निकलेगा, तो हम आयत का क्षेत्रफल बटा चौड़ाई कर देंगे, तो हमको आयत का लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बटा चौड़ाई करने से आयत का लंबाई निकल जाएगा। आयत का चौड़ाई करने के लिए क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल बटा लंबाई। अगर हमसे आयत का विकर्ण पूछे, एक चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, विकर्ण। ठीक है,
मान लीजिए ये आकृति है ए बी सी डी। अब देखिए हमारा ए सी एंड डी बी, ए सी और डी बी क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। ए सी और डी, अब देखिए ये 90 डिग्री है तो ये 45 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरह से ये क्या बन, समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो विकर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए ये आकृति, तो ये एक अकेला आकृति को हम बाहर निकालेंगे आयत से, तो हमको क्या मिल रहा है, इस तरह का मिला ए बी सी। ये 90 डिग्री है, ये कितना है 45 है, ये कितना है 45 है। अब देखिए ये तो मैंने बताया कि जब ये 90 डिग्री हो तो इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ क्या है, कर्ण क्या है, विकर्ण है, क्योंकि यही विकर्ण है। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब। अब देखिए लंब यहाँ पर जो आधार है, आधार यहाँ क्या है, लंबाई है आयत का, आधार क्या है, लंबाई है। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई, लंबाई स्क्वायर जोड़। अब देखिए यहाँ आधार क्या है, ये है, तो आधार क्या है, ये, तो ये क्या है, ये आयत की चौड़ाई है, तो क्या हो जाएगा लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, मैंने पावर 2 हटेगा, तो इस पर क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंबाई, लंबाई पर पावर 2 जोड़ चौड़ाई पर पावर 2। ये क्या हो गया, आयत का विकर्ण हो गया। रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, इसको पावर 2 बोलिए या स्क्वायर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर रूट, ये हो गया पावर 2 स्क्वायर। ठीक, ये क्या है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। आगे क्लास में इसको हम और बेहतर तरीके से जानेंगे कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट क्या होते हैं, चाहे स्क्वायर या क्यूब क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज को रोम्बस भी बोलते हैं। ठीक है, तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो या समान हो, क्या बराबर हो या समान हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो ये बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा बराबर है, 4 इंटू ए बी हो जाएगा या बी सी हो जाएगा, जो भी आपको मन है वो भी लिखिए। तो बी सी हो, अब ए बी क्या है, भुजा है, तो इसका भी परिमाप क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुना भुजा। ठीक है, अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए यहाँ देखिए हमको क्या ये निकालना है, ये आकृति हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब देखिए यहाँ पे निकालने के लिए एक हम लंब यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये 90 डिग्री, तो ये हमारा आकृति क्या बन गया, समकोण बन गया। तो समकोण का क्या होता है, समकोण का क्या हो जाता है 1/2। अब देखिए हमारा ये जो हो गया, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये क्या हो गया हाइट हो गया, ये क्या हो जाएगा हाइट हो गया। ठीक है, तो आधार क्या है, आधार क्या है इसका, डीसी कहिए। ठीक है, डीसी हो जाएगा, डीसी हो जाएगा आधार। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये कुछ भी नाम दे दीजिए, तो हमारा एडी मान लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा एडी हो जाएगा। तो आधार गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई या पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो अब हम इसको विकर्ण को समझिएगा। अब ये देखिए क्या हो गया, पहला विकर्ण, ये क्या हो गया दूसरा विकर्ण। अब ये पहला विकर्ण, अगर हमको विकर्ण दिया होगा तो विकर्ण से सॉल्व करेंगे, और ये मान लीजिए दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया,
1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, या दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई। समचतुर्भुज में हम क्या जानते हैं कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, अब हम समलंब चतुर्भुज को देखते हैं। समलंब चतुर्भुज को ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अब वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने, सम्मुख का मतलब क्या होता है, आमने सामने। तो आमने सामने की भुजा क्या होगी, समांतर होगी। जैसे ये भुजा किसके समानांतर होगी, ये भुजा इसके समानांतर होगी, ये भुजा इसके समानांतर नहीं, अगर ऐसे रहेगी तो ये भुजा इसके समानांतर होगी, ये भुजा इसके समानांतर होगी। ठीक है, ये भुजा इसके समानांतर होगी, ये भुजा इसके तो इसके है तो इसके समानांतर होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि समलंब चतुर्भुज का परिमाप। तो परिमाप में हम जानते हैं कि ये जो बाउंड्री है इसी को जोड़ के जो आएगा वही क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी, हमारा यही क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा। ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी। ठीक है, तो ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी, यही हमारा क्या हो गया, समलंब का परिमाप हो गया। अब हम क्षेत्रफल को समझते हैं। अब कह रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्या क्षेत्रफल के निकालने के लिए हमारा क्या होगा, ये एरिया निकालना होगा, ये एरिया। अब देखिए इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा लंब है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, इसको अच्छे से समझने का लिए देखिए, अब देखिए ये हमारा आकृति हो गया। तो हम एक और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ए बी सी डी ई हो गया। अब देखिए ये हमारा समलंब चतुर्भुज, इसका हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 जोड़ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब इस तरह से हमारा ये भी क्या हो जाएगा, 1/2, तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। अब ये हमारा ये हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा एक, अब ये क्या हो गया, ये समचतुर्भुज हो गया, ये समचतुर्भुज हो गया। अब समचतुर्भुज में क्या होगा कि क्या होता है, समचतुर्भुज आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने क्या हो जाता है, ऊंचाई। ठीक है, तो अब हमको क्या आकृति बच रहा है, ये इसको मान लीजिए सी डी, ये है बी। अब देखिए हमारे पास क्या बच गया, ए ई सी डी, ये बच गया। ठीक है, तो हम इसको, ये समानांतर भुजा है तो इसको जोड़ लेंगे और ये ऊंचाई से हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 गुने समांतर भुजा कौन है, ये और ये, तो क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब देखिए 1/2 हमारा समांतर भुजा क्या है, ए बी जोड़ ई सी कहिए, ए बी जोड़ ई सी कहिए, क्यों, ई सी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ई सी हो जाएगा, उसके बाद गुना हाइट क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना बी डी, या इसको इस तरह से लिख दीजिए, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ठीक है, अब हम वृत्त के बारे में देखते हैं। सर्कल,
अब देखिए वृत्त के बारे में, वृत्त को अंग्रेजी में सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल क्या है इसको पहले हम सीख ले। तो कहेंगे किसी भी बिंदु या केंद्र से समान दूरी से खींची गई गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आकृति है गोलाकार आकृति, तो ये क्या है, केंद्र कहिए इसको या बिंदु कहिए, क्या है, केंद्र या बिंदु कहिए। तो इस आकृति से जब हम रख कर इसको समान दूरी से गोलाकार आकृति खींचते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए समान दूरी से खींचते हैं तो इसे वृत्त बोलते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम कि यहाँ से केंद्र मानकर जो मैंने एक रेखा खींचा तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रेडियस बोला जाता है। ठीक है, या त्रिज्या, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ त्रिज्या है तो यहाँ से यहाँ ये क्या है, ये भी त्रिज्या हो जाएगा त्रिभुज का, ये भी क्या है, त्रिज्या। तो हम कह सकते हैं कि दो त्रिज्या मिलकर क्या बनाती है, डायमीटर बनाती है। दो त्रिज्या मिलकर क्या बनाती है, डायमीटर। तो 2r = d। इस r को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। r क्या है, त्रिज्या। d क्या है, व्यास। d क्या है, व्यास। अब देखिए हमको से पूछ रहा है कि वृत्त का परिमाप के बारे में हमको जानना है। तो ये जो गोलाकार आकृति है इसका हम लोग निकाल लेंगे क्या है, तो वही हमारा परिमाप होता है। तो अब यहाँ देखिए हमने इस बिंदु से यहाँ तक चला तो हमको क्या मिला, 180 डिग्री, क्योंकि आधा है। ये पूरा सर्कल पर कितना होता है, तो 360 डिग्री। अब देखिए 1 पाई 180 डिग्री होता है, 1 पाई कितना होता है, 180 डिग्री कहिए या 22/7। इसका पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 या 3.1477। ठीक है, ये पाई का वैल्यू होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखें। अब देखिए यहाँ पे हमने चला तो हमने कितना चला, तो 2 पाई चला। किस पर चला था, आर त्रिज्या के अकॉर्डिंग हमने मूव किया है। तो क्या हो जाएगा, वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। इसी तरह से क्षेत्रफल, तो वृत्त का परिधि, तो अगर हम व्यास के टर्म में देखेंगे तो क्या हो जाता है, पाई डी। अगर व्यास के टर्म में देखेंगे तो क्यों, क्योंकि 2r बराबर होता है d, 2r बराबर d। तो यहाँ 2r के जगह 2r इंटू पाई लिख सकते हैं। तो 2r के जगह हमने d लिखा तो क्या हो जाएगा, वृत्त का परिमाप अगर व्यास दिया रहेगा तो पाई d हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ क्या है, पाई r स्क्वायर, क्या, पाई और r स्क्वायर त्रिज्या। अगर इसी को हमको पूछेगा व्यास के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, पाई r। r का क्या होता है, तो d/2 होता है। तो क्या हो जाएगा, पाई d स्क्वायर 2 दूना 4। तो क्या हो जाएगा, व्यास के टर्म में पाई d²/4। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² कहिए या पाई d²/4। ठीक है, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहेगा तो अर्धवृत्त, तो यहाँ से यहाँ जो यहाँ से हम लोग जो ये चले तो ये आधा हो गया, ये इसी को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। अब अर्धवृत्त का परिमाप पूछ रहा है तो यहाँ से यहाँ चले तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर, क्योंकि आर के अकॉर्डिंग चले हैं, यहाँ बिंदु आर के क्या हो जाएगा, पाई आर। अब देखिए ये डिस्टेंस क्या है, तो क्या है, आर जोड़ आर है। तो क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर जोड़ आर जोड़ आर, तो पाई आर। अब ये क्या हो जाएगा, आर 2r, या 2r को बोलिए पाई आर जोड़ डी, ये भी सही है। इस तरह से परिधि क्या हो जाता है अर्धवृत्त का, तो पाई आर प्लस 2r। ठीक है, इस तरह से हमारा क्लास 6 के एनसीईआरटी के अध्याय 10 का क्षेत्रमिति का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो परिमाप और आकृति के बारे में जो चीज़ें हमको जाननी थी हम जान चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम इसके कुछ प्रश्नों को देखेंगे और सॉल्व करेंगे और वहाँ भी अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे ताकि हमारे माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाए और आगे क्लासों में भी हमको मदद करे। तब तक के लिए बाय।